हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 में लेकर के आया हूँ। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आज का आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेंगे और इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चंस भी आपको जेईई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को। आज का आपका टॉपिक है, ये आपको फैराडे, एक साइंटिस्ट का नाम है, पता आपको होगा अच्छी तरह से, माइकल फैराडे। ठीक है, ये इनकी फिजिक्स में भी लॉ आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में लॉ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना आपका कि ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ लॉ दिए थे और इसमें ये बताए थे अमाउंट कैलकुलेट करने का, कि मतलब इलेक्ट्रोड पे किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है उसका कितना अमाउंट आपका क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, मतलब करंट और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है उसमें क्या कुछ रिलेशन है, उसके बारे में आपका क्या किए थे, ये बताए थे। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ये दो लॉ बताए हैं। ठीक है, ये दो लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ और आपका ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट लॉ, ये किस बात को रिलेट करता है ये आपका, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिलेट कर रहा है किसके साथ जी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जो पास करा जा रहा है सॉल्यूशन में, उसको रिलेट करता है। और ये क्या चीज को रिलेट करता है ये आपका, ये क्या चीज को रिलेट करता है, तो ये रिलेटिव अमाउंट को रिलेट करता है ना, ये आपका रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा जी, रिलेटिव अमाउंट को रिलेट करेगा। मतलब कहने का सेंस हो गया कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सॉल्यूशन से, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कराते हैं, तो वहाँ पे जो आपका करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होगा सब्सटेंस, तो उसका क्या मतलब, उसमें क्या रिलेशन होगा, उस चीज़ को क्या करता है, ये आपका इंप्लाइज करता है। ठीक है, और ये बताता है कि अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे किस तरह से आपका क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपेंड किस तरह से करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों लॉ को स्टडी करेंगे और दोनों लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ की, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ की। और इसमें क्या बताता है आपको, जैसे मान लीजिए आपके सामने में कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें आपका दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है मेटल का। ठीक, एक का नाम कैथोड है और दूसरे का नाम आपका क्या है, एनोड है। चलिए, ये आपका रहा एनोड जिसके पास प्लस साइन होगा, ये रहा आपका कैथोड जिसके पास माइनस साइन रहेगा, और इसको कनेक्ट कर दिए किससे जी, आपका एक सेल से। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आयंस होगा, है ना, जो भी आयंस, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे, है ना, जैसे ऐसा कुछ रिलेट कर लेते हैं, ए प्लस के रूप में और बी माइनस के रूप में, जो भी जिस किसी भी आयंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि ए आपका यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा और बी यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, मतलब आपका क्या है, अपोजिट चार्ज वो आपका क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव इसके तरफ और नेगेटिव इसकी तरफ मूव करेगा। अब जाकर के जमा हुआ है ना, तो यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जो होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे किस तरह से आपका क्या होगा, इसका अमाउंट डिपेंड करेगा। इसी चीज़ को रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या है आपका कि ए का अमाउंट यहाँ पे कितना डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा जब का, तो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट होगा जिससे कि आपका इसका अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट होगा, इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आपका होगा कि अगर आप इसमें कितना भी, मतलब कोई पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अमाउंट भी जाकर डिपॉजिट होगा। कहने का सेंस है कि अगर आपको क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस स्टेटमेंट को पढ़ के सुनाते फिर बताते हैं आपको। दिस लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लीजिए ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपको क्या हुआ कि अगर हम लोग ऐसा कुछ रिलेट कर लेते हैं W को अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा जी, इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब आपका क्या होगा, अगर करंट का वैल्यू क्या आपका होगा जी, ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप अमाउंट ऑफ करंट लिखे ना, आप अमाउंट ऑफ चार्ज लिख दीजिए, आपका यहाँ पे और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आपका इसमें फ्लो करा रहे हैं बाहर से अंदर, उस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू, है ना, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं Z, और Q के प्लेस पे, Q को अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो W इक्वल टू ZQ लिख सकते हैं, या फिर अगर आप Q के प्लेस पे डालना चाहे, Q के प्लेस पे डालना चाहे IT, तो आप डाल सकते हैं आराम से। अरे IT कहने का सेंस क्या है, देखिए एक चीज़ आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, क्या होता है आपका I इक्वल टू QIT होता है ना। तो Q इक्वल टू क्या आपका होगा, IT होगा ना, मतलब I क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज, T क्या है टाइम है, ठीक है ना, टाइम, ठीक है। तो यही चीज़ आपका हो गया कि W इक्वल टू ZIT हो गया, और यहाँ पे Z जो आपका होगा, यहाँ पे जो आपका Z होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा ना आपका, जो भी डिपोजिटेड सब्सटेंस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो जो भी डिपोजिटेड सब्सटेंस होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं इसे जरा सा इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के कुछ डेटाज की, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये क्या है आपका, आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, Z होता है, ठीक है। और ये भी आपको बताया है कि इस Z का वैल्यू जो होगा ना आपका, वो एलिमेंट के जो डिपोजिटेड सब्सटेंस है, डिपोजिटेड सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि आपका वो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस अगर जो डिपोजिट होता है, जैसे A+ है ना, तो इस A+ के प्लेस पे अगर मान लो आप Ag+ होगा, तो Ag+ जाकर डिपोजिट होगा, तो Ag+ जो जाकर डिपोजिट होगा, तो उसके लिए ZAg क्या होगा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर Ag क्या होगा, तो वो होता है 0.00118 ग्राम पर कूलम, ठीक है ना, ग्राम पर कूलम, ठीक। यहाँ पे बात करेंगे ZCu की बात करेंगे, मतलब अगर आपका A के प्लेस पे Cu होता तो क्या होता उसके लिए आपका Z का वैल्यू 0.0003292 ग्राम पर कूलम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होता तो क्या होगा आपका जी 0.0001036 ग्राम पर कूलम। कहने का सेंस है, ये समझिए इस चीज़ को, ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे ग्राम पर कूलम है ना, तो ये कहने का सेंस है कि अगर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देख लीजिए ना आपका, आप यहीं से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देख लीजिए आपका Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं। देखिए इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलम, अगर मान लीजिए Q इक्वल टू 1 कूलम होगा तो क्या होगा, Z इक्वल टू W हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, Z को, इट इज द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है, Z क्या है आपका जी, वो Z क्या है, वो अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस, मतलब आपका कितना सब्सटेंस का कितना अमाउंट को डिपोजिट किया गया है, ठीक है ना, सब्सटेंस के कितने अमाउंट को डिपोजिट किया गया है आपका इलेक्ट्रोड पे, उसके बराबर आपका है Z। वो कब जी, जब Q का वैल्यू आपका 1 कूलम होगा। मतलब चार्ज का वैल्यू आपका अगर 1 कूलम होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका W जो होगा वो किसके बराबर आपका हो जाएगा जी, Z के, ठीक है। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मैं ऐसे करके डिफाइन कर सकता हूँ। इसका डेफिनेशन लिख दें, इट इज द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस फॉर 1 सेकेंड, ठीक है ना। अगर 1 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 सेकेंड के लिए पास करता है, तो उसके बदले जो भी आपका ये आपका जो भी डिपोजिटेड सब्सटेंस का अमाउंट आपका होगा वही क्या होगा, आपका Z कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इस चीज को कि अगर Ag आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस के रूप में होता और उसका डिपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, तो अगर मैं उसके 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद अगर मैं उसके वेट का मेजरमेंट करता तो क्या आता आपका जी 0.00118 ग्राम, ठीक है ना। अगर मैं कॉपर की बात कर रहा होता तो उस केस में आपका 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर 1 सेकेंड पास कराने के बाद आपको इतना अमाउंट मिलता, और हाइड्रोजन के केस में इतना। आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा एक ट्रेंड मिलेगा आपको, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एक ट्रेंड मिलेगा, छोटा सा ट्रेंड। ये क्या है कि Ag, देखिए Ag का जो है ना आपका, Ag का वो इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे ना, इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो इसका होता है 108 ग्राम, ठीक है ना। मतलब अगर ग्राम इक्विवेलेंट की मास की बात करते हैं, या फिर हाँ ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, तो कितना आपका होगा जी 108 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा Cu की इक्विवेलेंट मास की, तो कितना आपका हो जाएगा जी 31.75 ग्राम, है ना। अगर कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो 31.75 ग्राम। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूँ तो क्या आपका हो जाएगा जी 1.008
ग्राम, और ये इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए कि जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं जिसका ग्राम इक्विवेलेंट मास ज़्यादा, उसके लिए क्या आपका जेड ज़्यादा है ना। देखिए हाइड्रोजन के लिए सबसे कम है ना, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए तब का, अरे यहाँ पे 0 के बाद 4 जीरो है, यहाँ पे 0 के बाद 2 जीरो, यहाँ पे 0 के बाद 3 जीरो है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, और ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू जो होगा, मतलब एक ट्रेंड निकाल करके बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू ज़्यादा होगा, कब? जब इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जेड का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी सब एलिमेंट के लिए जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा बोल सकते हैं, है ना, कि जेड का वैल्यू कम होगा कब? जब इक्विवेलेंट मास कम होगा। तो इस बातों को नोट कर लीजिए, यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, उसको मैं कराता हूं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कैसे आपका ये लॉ काम करता है। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, देख रहे हो क्वेश्चन में, उसमें बोला जा रहा है आपका कि कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 0.25 सेकेंड के लिए, जिससे कि आपका क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रहा है, ठीक है, कि टाइम का वैल्यू आपको दे रहा है 0.25 सेकेंड, है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो 0.25 सेकेंड के लिए पास करा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपको वही पूछा जा रहा है कि करंट का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर आपका होगा जी? Z के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं है, हम लोग को पता है कि W इक्वल टू क्या होता है आपका जी? ZIT, अच्छी तरह से पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये तो आपका क्या होगा जी? अरे दोनों का दोनों इक्वल है, तो कट के क्या होगा? 1 ही आ जाएगा, इतना तो पता ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए I का वैल्यू पूछा जा रहा था, और इसका टेम्परेचर का वैल्यू आपका, सॉरी टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.25 सेकेंड दिया है ना। तो यहाँ से आपका देख लीजिए I इक्वल टू क्या आपका आ गया जी? 1 बाय, अच्छा ये आपका क्या होगा? जेड का देखिए, जेड का यूनिट जो होता है ना वो ग्राम पर कुलम्ब होता है, और डब्ल्यू का क्या होता है आपका जी? ग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये 1 कुलम्ब आ जाएगा। अरे समझिए, जेड का वैल्यू जो यूनिट जो होता है वो ग्राम पर कुलम्ब होता है, और डब्ल्यू जो होता है आपका जी वो क्या होता है? ग्राम होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डब्ल्यू में जेड से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका होगा? ग्राम बाय ग्राम पर कुलम्ब, ये कैंसिल, तो क्या आपका आ जाएगा? कुलम्ब में ना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कुलम्ब डिवाइडेड बाई 0.25 सेकेंड, ठीक है। ऐसा कुछ है आपके पास, और यहाँ पे आए है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा जी? तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। तो आपको ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। फैराडे के सेकेंड लॉ की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या बताते हैं कि अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट 2 या फिर 2 से ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए पास कराते हैं, तो वहाँ पे जो आपका जैसे एनोड है, तो एनोड पे जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में बात कर रहे हैं, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसका जो मास होगा, उस मास का जो रेशियो होगा, वो मास का रेशियो क्या होगा? उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। कहने का सेंस आपका होगा कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होगा? 2 या फिर 2 से ज़्यादा आपका अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से अगर पास कराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, उसका जो रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। चलिए इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ, एंड देन प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं इसका फैराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए, ये क्या बताया जा रहा है? इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes through 2 or more electrolytes, then a ratio of deposited mass is equal to the ratio of their equivalent masses। कहने का सेंस आपका होगा कि यहाँ पे देखिए आपके सामने में 3 डिफरेंट हम लोग क्या किए, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं, और उससे क्या किए हैं ना, उस तीनों को क्या किए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में पढ़े होंगे, वहाँ पे देखे होंगे आप, क्लास 12th में पढ़े होंगे, वहाँ पे आप देखे होंगे कि सेम आपका अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जब आपका क्या होगा, 3 सर्किट एलिमेंट क्या होगा, 3 एलिमेंट या जितना भी आपका सर्किट एलिमेंट होगा, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो, ठीक है ना। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा सर्किट एलिमेंट, तो ऐसे कंडीशन में उस सारे सर्किट एलिमेंट से आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। और अगर पैरेलल में हो तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होता है, बट मुझे चाहिए था सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लीजिए आपका कहा गया
सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, इसलिए मैंने क्या किया कि सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया एक पार्टिकुलर सेल के साथ। ठीक है, चलिए अब यहां से इतना आपको बात तो समझ में आ गया कि सबके साथ आपका क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कि ये पॉजिटिव है तो इसमें से H प्लस जो होगा जी आपका, इसमें से H प्लस ये आपका जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा। कहने का सेंस यहाँ से H2 गैस रिलीज होगा, यहाँ पे क्या आपका होगा जी CuSO4 है ना, तो CuSO4 में से Cu2 प्लस वो जाकर के कहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cu मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे H2 मिल रहा है, यहाँ पे आपका क्या Cu मिल रहा है, और सिमिलरली यहाँ से आपका क्या होगा Ag प्लस निकलेगा और Ag प्लस जाकर के डिपॉजिट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Ag मिलेगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि सबके निगेटिव है ना, निगेटिव पोल पे या फिर बोल सकते हैं आपका कैथोड पे आपको मिल रहा है H2, Cu और Ag। ठीक है, और इसके हम लोग क्या करेंगे, मास का रेशियो निकालेंगे। अगर मास के रेशियो की बात करेंगे, मतलब मास ऑफ H2 इज टू मास ऑफ Cu इज टू मास ऑफ Ag की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। मतलब क्या होगा आपका जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, ऐसा बात करेंगे है ना। मतलब क्या होगा जी, इन तीनों का जो आपका मास का जो डिपोजिशन होगा वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इस बात से ही क्लियर है कि मास उसी का ज्यादा जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है ना, अरे डिपोजिटेड मास उसी का ज्यादा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा। आप समझ सकते हैं ना, ये बिल्कुल इसका मास का रेशियो क्या हो रहा है, उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आ रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन का अगर मैं इक्विवेलेंट मास लिखूं तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका जी, 1.008 होता है। इसकी मैं बात करूं तो क्या आपका होगा जी, तो इसका जो आपका होता है वो 31.75 होता है, और इसकी बात करूं तो 108 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या होगा कि यहाँ पे Ag का इक्विवेलेंट मास ज्यादा था, तो इसका मतलब अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो इन सब केस में Ag का अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का अमाउंट सबसे लिस्ट डिपॉजिट होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है ना, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ, या बोल सकते हैं डिपॉजिटेड मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डिपॉजिटेड मास ऑफ सिल्वर ले लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा जी आपका, तो बहुत ही आसान है, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag मतलब सिल्वर। अरे क्लियर है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ रेशियो निकालते हैं, डिपॉजिटेड मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को H ही लिख देते हैं। ठीक, क्लियर है। अब यहां पे देखिए आपका क्या होगा जी, डिपॉजिटेड मास ऑफ कॉपर की बात कर लेते हैं, तो यहां भी आपका क्या होगा, बिल्कुल वही चीज आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी दो आपका जो आपको 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिखाए थे, उसमें से किसी भी 2 आपका इलेक्ट्रोलाइट के जो डिपॉजिटेड मास है उसका रेशियो निकालेंगे, तो उन दोनों के है ना, उन दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब चलिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि ZH जो होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो 0.000136 ग्राम पर कूलम होता है। Ag की बात मैं कर लूँ तो 0.00118, ठीक है, 1118 ग्राम पर कूलम। और यहाँ पे मैं कॉपर की बात कर लूँ तो ऐसा ही कुछ आपका होगा डाटा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर आपको आपके सामने में इलेक्ट्रोलाइट्स होता हाइड्रोजन का, है ना,
Ag का और फिर आपका Cu का। कहने का सेंस है कि ये सब आपका एलिमेंट उसमें आयंस के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर तीनों से मैं 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊं तो कितना अमाउंट मिलेगा आपका जी, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। और यही ना दे रखा है इतना अमाउंट पर कूलम्ब, मतलब 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद आपका हाइड्रोजन का इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। फिर देखिए आपका क्या होगा, जबका 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी अगर पास में करा दूं, है ना, तो आपका क्या मिलेगा, Ag का इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। और 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी में पास करा दूं तो कॉपर का इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। आप यहां भी एक चीज देख रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, दैट इज 1 कूलम्ब, तो ऐसे कंडीशन में उस एलिमेंट का डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन मास या डिपोजिटेड मास ज्यादा मिल रहा है जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा था। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास सबसे कम था, तो ऐसे कंडीशन में इसका अमाउंट भी कम मिला। और Ag का इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा था 108, तो ऐसे कंडीशन में इसका आपका क्या मिला, सबसे ज्यादा आपका क्या हुआ, ये डिपोजिटेड मास मिला। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये चीज हम लोग समझ लिए कि अगर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इससे भी इतना अमाउंट, इससे भी इतना अमाउंट, ठीक है। और वो आपका क्या होगा, डिपेंड करेगा किस बात पे जी, इक्विवेलेंट मास पे, ठीक है ना, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा उसमें डिपोजिशन ज्यादा। चलिए ये बात तो हमको पता चल गया कि अगर 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। चलिए हम लोग के दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है ना, जिससे एक बहुत अच्छा चीज निकल करके आएगा, मतलब बहुत अच्छा फार्मूला निकल करके आएगा, समझिए इस चीज को, या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेंड निकल करके आएगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका जी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन। समझिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या, समझिए इस चीज को। मे बी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ आयन बोला जा रहा है। देखिए अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, आपका एटॉमिक मास होता है वो 1.008 होता है। वैसे जनरली हम लोग 1 लिया करते हैं, ठीक है। इसके वैलेंसी की बात करेंगे, मतलब H एक्चुअली प्रेजेंट किस में होता है, H+ के रूप में, है ना। तो मैं इसके इक्विवेलेंट मास की बात करूंगा तो क्या होगा, एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो कितना आपका निकल के आएगा जी, 1.008 ही आएगा, सेम आएगा, है ना। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो Cu का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 होता है, ठीक है। इतना होता है आपका 63.5, ठीक, कोई दिक्कत है, तो 63.5 होता है एटॉमिक मास। और अगर मैं इसके इक्विवेलेंट मास की बात करूं तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे जी, तो इसके पास कितना, इसका वैलेंसी कितना यहाँ पे दिखा रहा है, 2+ ना, तो 2+ दिखा रहा है, तो जो भी एटॉमिक मास होगा उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना निकल के आएगा, 31.75। तो यही तो चीज़ लिख रहे हैं, यही तो चीज़ समझिए इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है, कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट रिक्वायर्ड है किसके लिए, जबकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयंस, मतलब क्या होगा, आयंस का अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका डिपॉजिट होता है तो ऐसे कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसके लिए 1.008 ग्राम की मास की बात कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूंगा कॉपर की तो 31.75 ग्राम की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। और अगर मैं बात करूंगा Ag की, तो Ag का एटॉमिक मास भी सेम और ग्राम इक्विवेलेंट मास भी सेम, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, Ag के लिए 108 ग्राम ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में इन तीनों के लिए क्या होगा, इस तरह से निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ रहा था कि अगर 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है सॉल्यूशन से तो हाइड्रोजन का इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा, है ना। इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है आपका 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से, तो इतना अमाउंट जो हम लोग को डिपॉजिट करना है, 1.008 ग्राम जो हम लोग को डिपॉजिट करना है, उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि 1 कूलम्ब के लिए इतना चाहिए, 1 कूलम्ब के लिए इतना डिपॉजिट हुआ था, तो इतना के लिए क्या होगा जी, तो इससे डिवाइड कर दिए, तो इससे डिवाइड किए तो अप्रॉक्स में 96,500 कूलम्ब आएगा, ठीक है। इसी तरह कॉपर की बात किए तो आपको पता था कि इतना ग्राम, है ना, इतना ग्राम आपका कॉपर का अमाउंट 1 कूलम्ब के इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से हो रहा है। और यूनिटरी मेथड, तो इतना ग्राम किसके लिए, तो इसमें भी डिवाइड कर दिए इससे, और सिमिलरली इसमें भी डिवाइड कर दिए। तीनों केस में देखें कि तीनों केस में लगभग सेम वैल्यू आ रहा है, 96,500 कूलम्ब, ये आपका तीनों केस में सेम आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ ट्रेंड निकल करके आया कि अगर 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका,
कि इक्विवेलेंट मास है ना, इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, 1 होगा डिपोजिटेड मास का, ठीक है ना। मतलब जो भी डिपोजिटेड एलिमेंट या सब्सटेंस हो रहा है उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 होगा, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 होगा। या फिर बोल सकते हैं कि अगर इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए तो इक्विवेलेंट मास जाकर के डिपोजिट होगा, है ना, उसका इक्विवेलेंट मास, या फिर बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास जाकर के डिपोजिट होगा, ठीक है। तो इसी को मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि ये स्टेटमेंट मैं लिख दिया हूं, यहाँ पे समझिए इस चीज को क्या है स्टेटमेंट। इफ 96,500 कूलम, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे 1 फैराडे या फिर 1 फैराड ऐसे करके लिखा करेंगे 1F, ठीक है। चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड, अगर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से 1 सेकेंड के लिए पास कराते हैं, देन अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो उसका 1.008 ग्राम जाकर के डिपोजिट होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉपर की तो 31.75 ग्राम। अगर मैं बात करूंगा Ag की तो 108 ग्राम। और अगर मैं बात करता हूं Fe की मैं बात करता हूं तो Fe2+ के रूप में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या होगा जी, 28 ग्राम आपका जाकर के डिपोजिट होगा। और अगर आपका ये बात आपको समझ में आ गया ना, इसी चीज को आगे कुछ एग्जांपल से भी हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि Fe2+ के रूप में अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो इसका 28 ग्राम जाकर के डिपोजिट होगा। और अगर मैं बात करूंगा Na+ की बात करूंगा तो इसका 23 ग्राम जाकर के डिपोजिट होगा। और अगर मैं बात करूंगा Mg2+ की तो इसका क्या होगा, 12 ग्राम जाकर के डिपोजिट होगा। ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं ना अमाउंट, ये आपका क्या है, एक ग्राम इक्विवेलेंट मास है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्योंकि आपका मैग्नीशियम का जानते होंगे एटॉमिक मास 24 होता है। अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो 24 ग्राम होगा, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो 12 ग्राम होगा, क्योंकि 2+ चार्ज है तो 24 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा जी, 12 आएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी से थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला निकल करके आता है, मैं उसे लिख देता हूं, उसको समझाता हूं, एंड देन क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। चलिए हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, W इक्वल टू क्या होता है, जब का W इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू Q होता है, ठीक है, Z इंटू Q होता है। अगर मैं मान लूँ Q इक्वल टू 96,500 कूलम, है ना, ऐसा मान लो, तो क्या आपका होगा जी, W इक्वल टू Z इंटू 96,500 कूलम। तो Z इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी, इफ़ Q इक्वल टू 96,500 कूलम, तो उस कंडीशन में W जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा आपका जी, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का, है ना। ये आपका क्या है जी, ये डिपोजिटेड मास है। अरे डिपोजिटेड समझते हैं ना जी, डिपोजिटेड मतलब होता है जमा होना, ठीक है ना, डिपोजिटेड मास। और ये आपका क्या है जी, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में W जो होगा आपका जी E के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए W के प्लेस पे क्या कर सकते हैं जी, हम लोग लिख सकते हैं E। तो यहाँ से देखिए आपका Z इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, Z इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, E/96,500। ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आ गया। आपके सामने में दो या दो से अलग अलग आपका अमाउंट ऑफ एलिमेंट, दो या दो से अलग अलग एलिमेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू E1/96,500, है ना। और ऐसा लिख सकते हैं
Z2 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से देखिए तो आप रेशियो निकालेंगे तो Z1/Z2 इक्वल टू क्या आपका होगा E1/E2, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपको एक रूल बताए थे, एक ट्रिक्स बताए थे आपको, जस्ट एक की पॉइंट्स बताए थे कि Z का वैल्यू बड़ा होता है कब जी, जब E का वैल्यू भी बड़ा होता है, मतलब इक्विवेलेंट मास का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में Z का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ में बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, Z का रेशियो जो आपका वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर रहेगा। कहने का सेंस है Z1 ज़्यादा तभी होगा जब आपका E1 ज़्यादा होगा। Z2 ओहो है ना, Z2 ज़्यादा होगा कब जब आपका E2 भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं गैसेस प्रोडक्ट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कोई गैसेस प्रोडक्ट निकल रहा होगा इलेक्ट्रोड्स पे, तो ऐसे कंडीशन में इसका वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करेंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फैराडेज लॉ फॉर गैसेस प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट निकलता है तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं W इक्वल टू क्या लिखे थे जी आपका Z इंटू Q लिखे थे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, इस W है ना, Z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं E/96,500 लिख सकते हैं, जैसे कि अभी जस्ट निकाल के आपको दिखाए थे, ठीक है। और Q के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं जी IT, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। ये क्लियर है। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये क्या है आपका जी, W क्या है, डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ मास, E क्या है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मास या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, ठीक है। 96,500 तो पता है आपको, और I और T पता है, ठीक है। तो सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं, देख लीजिए आपका 96,000 और इंटू I इंटू T। अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट निकल के आ रहा है तो उसका वॉल्यूम का मेजरमेंट यही करेंगे, इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा जी आपका, तो डिपोजिटेड amount of volume at STP of gaseous product, ठीक है। और BE क्या है जब का, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेम गैस एट STP। मतलब कोई पार्टिकुलर गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ये जो BE होगा वो क्या होगा जब का, तो उस हाइड्रोजन गैस का STP पे क्या वॉल्यूम होगा, मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा वो होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल से समझा देंगे कि कैसे आपका होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, भी जो होगा वो डिपोजिटेड क्या निकल के आ रहा है। अब जैसे समझिए इस चीज़ को, एग्जांपल में समझिए इस चीज़ को, जैसे हम बात करते हैं O2 की बात करते हैं, O2 गैस की बात करते हैं, तो चलिए इसका मास क्या होता है आपका जी, तो इसका मास 32 ग्राम है ना। इसका आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका जी, 32 ग्राम है। और इसके मैं इक्विवेलेंट मास की बात करूँगा, इक्विवेलेंट मास की बात करूंगा तो इसका होता है आपका 8 ग्राम, ठीक है। आपको ये सब मालूम होगा पहले से, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं बात करूं 32 ग्राम का वॉल्यूम की बात करूं तो 32 ग्राम का वॉल्यूम जो होगा STP पे वो 22.4 लीटर होता है STP पे, ठीक है ना। STP की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात कर लूँ, देखिए जिस तरह से क्या हुआ आपका जी, मॉलिक्यूलर मास था ना, और ये क्या था आपका जी, मॉलिक्यूलर मास था M था, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया, ठीक है ना। और ये क्या आपका, ये आपका क्या है जी, ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट STP है, ठीक है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करूंगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम जिसको VE रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका क्या निकल के आएगा जी आपका, तो वो निकल करके आ जाएगा ये कुछ इस तरह से। देखिए तो आपका इसमें, अरे देख रहे हैं ना, ये दोनों में क्या है आपका, क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स है ना, और इसका 4 टाइम्स ये है। तो कहने का सेंस है इसमें 4 से आप डिवाइड करिए तो कितना आपका आएगा जी, 5.6 लीटर। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँगा तो ऐसे कंडीशन में आपको BE के प्लेस पे 5.6 लीटर डालना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए सिमिलरली मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए तो हाइड्रोजन का इसका जो मास होता है वो 2.016 ग्राम होता है, ठीक है। और इसके मैं इक्विवेलेंट मास की बात करूँगा तो इक्विवेलेंट मास जो आपका होगा इसका, ठीक है, तो वो 1.008 ग्राम होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास। अब उसी तरह बात करते हैं हम लोग जी हाइड्रोजन का वो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम एट STP पे, ठीक है। तो देखिए अगर 2.016 ग्राम मतलब 1 मोल होगा तो उसके लिए वॉल्यूम जो होगा आपका जी वो 22.4 लीटर होगा STP पे। और मैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होगा, देखिए इन दोनों में क्या है आपका रिलेशन, क्या है आपका जी,
2 टाइम्स का है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 11.2 लीटर। तो ऐसे कंडीशन में इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा आपका निकल करके वो 11.2 लीटर। तो बस इसी तरीके के क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाला करते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ फिनिश हो गया। इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चंस को लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। आपको फैराडे के सेकेंड लॉ से रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। इसमें 4 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे समझिए इस चीज को क्या बोला जा रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल Al3+ टू Al। 1 मोल Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। MnO4- को क्या करेंगे, Mn2+ में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट आपका देख लीजिए 1 मोल ऑफ H2O टू O2, है ना। H2O के 1 मोल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में कितना आपका चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा। और नेक्स्ट आपका देख लीजिए 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। और इसको क्या करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू, देखिए 1 मोल में कितना आपका पार्ट किलो होता है जी, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स में 96,500 कूलम्ब। कहने का सेंस है यही आपका है 1 फैराड। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा आपका जी वो किसके बराबर होता है, आपका 1 फैराड के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है Al3+ से कन्वर्ट करना है Al में। अब बताइए यहाँ पे क्या आपका 3+ चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है आपका कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ये आपका 1 आयन होता है तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हुआ, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हुआ। तो चार्ज की बात करते हैं, आप चार्ज की बात करते हैं तो क्या आपका होगा जी 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, इतना अमाउंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप 1 मोल की बात करते हैं, है ना, 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल आयन की बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा जी 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये किसके बराबर आपका हो जाएगा जी, आपको बताया था ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है आपका 1 फैराड के। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर आपका क्या होगा 3 फैराड, ठीक है। क्लियर है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कहा गया आपका 1 मोल ऑफ MnO4- से Mn2+, मतलब आपका MnO4- से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn2+। बहुत ही आसान है सब तरह का क्वेश्चंस करना, देख लीजिए। बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, वहां से रिलेट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए Mn का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबसे पहले निकालिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 था ना, तभी तो हम लोग 3 को इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तभी तो आपका क्या हुआ न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नहीं पता है ना कि इस पे कितना चार्ज होगा, इधर तो पता है कि 2+ चार्ज होगा, बट इधर क्या होगा Mn पे कितना चार्ज होगा नहीं पता है, ठीक है। इसका एक्सलेट कर लेते हैं, फिर आपका क्या होगा, इसका क्या होगा -2, और ओवरऑल कितना चार्ज है -1 ना। चलिए तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालते हैं तो +7 निकल कर क्या आ जाएगा। मतलब क्या है कि इधर आपको Mn के पास +7 चार्ज है। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको क्या है कि इधर Mn पे +7 चार्ज है, ठीक है, और इधर आपका क्या है जी +2 चार्ज है। तो ये इसमें कन्वर्सन तभी हो सकता है जब क्या होगा, आप 5 निगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। अरे 7+ चार्ज है, वो 2+ चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज गया कहाँ, तो 5 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन आया। कहने का सेंस है कि अगर ये एक आयन होता है तो इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है। अगर ये 1 मोल होता है, तो इसके लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, और ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस आपका क्या होगा 5 फैराड। कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आपका 1 मोल O2 है ना, 1 मोल H2O। तो चलिए
H2O जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं O2 में, ठीक है। कुछ बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, बस ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2- है ना, और यहाँ पे क्या है आपका जी, इस पे 0 है। तो देखिए 2- से आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है ना। 2- से क्या हो रहा है आपका जी, 0 हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप खुद सोच करके बताइए कि ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब 0 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना। तो ये आपका 1 मोल होता है, तो इसको कितना मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है जब का 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो ये मतलब आपका क्या हुआ, 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा इसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए। आगे देखिएगा आप, FeO से कन्वर्सन किस में हो रहा है आपका, Fe2O3 में कन्वर्सन हो रहा है ना। FeO से कन्वर्सन किस में हो रहा है आपका जी, Fe2O3 में। यहाँ पे देखिए तो FeO में Fe के पास +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है। बताइए कितना का चेंजिंग है, और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज। कहने का सेंस है एक इलेक्ट्रॉन ये लूज क्या होगा, तभी तो आपका क्या हुआ होगा, आपका Fe3+ आ जाएगा। अरे कितना का चेंजिंग है जी आपका, एक ही करना है चेंजिंग, बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और अगर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा है, अगर सोचिए आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाले होंगे ना, तो उसके लिए बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब तो करना पड़ेगा आपको बैलेंस नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तब का क्या है, एक ही आपका क्या है Fe है, और यहाँ पे दो Fe है, तो आप इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरा मिल करके कितना आपका हो जाएगा जी, 6+ चार्ज हो जाएगा। और इस 6+ में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते कितना आपका आएगा 3+, तब भी तो आपका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ तो वही तो निकल करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया, तो ये तो हम लोग लिए थे 1 मोल, तो ये भी आपका क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कहने का सेंस हो गया आपका 1 फेराड का यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें क्या बोला जा रहा है, 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने में एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है, तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम जाकर के डिपॉजिट होगा एट STP। मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिमांड किया जा रहा है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या हुआ, एल्युमिनियम का 4.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। चलिए, तो ये बिल्कुल क्या होगा, आपका फैराडे का सेकंड लॉ को रिलेट कर रहा है पूरी तरह। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि WAL बाई WH इक्वल टू क्या बोल सकते हैं जी, EAL बाई EH, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, WAL बाई EAL जो लिखेंगे वो क्या होगा आपका जी, WH बाई EH हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ जी, नंबर ऑफ, देखिए वेट गिवन ग्राम और डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देता है। तो देख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AL इक्वल टू क्या बोला जा रहा है आपका जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए वेट कितना दे रखा था 4.5 ना, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है, देखिए आपको Al3+ से आपका डिपॉजिट किया गया Al के रूप में, तो मतलब Al3+ ना, इसका एटॉमिक मास होता है 27, और हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड देते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H की बात कर लेते, कितना आपका आएगा जी, 0.5, मतलब 0.5 जो होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 इक्विवेलेंट के लिए वॉल्यूम जो होता है आपका जी, देख लीजिए आपका क्या होगा, सिंस इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H जो होता है वो क्या होता है आपका 5.6 लीटर होता है, सॉरी 11.2 लीटर होता है। पता है आपको अच्छी तरह से, अभी कुछ देर पहले ही लिख करके आपको दिखाए थे। तो आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, 11.2 लीटर होता है, ठीक है। H2 की बात कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है आपका, H2 लिख देंगे, ठीक। तो हम लोग देखे थे कि H2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो था वो 11.2 था एट STP पे, ठीक है। तो आपको ये क्या था आपका जी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ना, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम कहने का सेंस है क्या, वन इक्विवेलेंट ऑफ
H2, इसका वॉल्यूम आपका 11.2 था दिया हुआ, और आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या दे रखा है 0.5 ना, तो देखिए तो 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ H2 की बात करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर दो 0.5 इंटू 11.2 लीटर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5.6 लीटर एट STP। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में आऊँगा तो उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल था ये सब कुछ। मेरे लिए कुछ सजेशन हो, न्यू इंपॉर्टेंट सजेशन, तो आप मुझे दे सकते हैं ताकि उसको इंप्लीमेंट करके वीडियो के क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ को इंप्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।